हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 16 देखते हैं। अभी तक हम लोग 15 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है इसमें हम लोग देख रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, जो 6 एडिशन है, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 4, जिसको आप लोग प्रेम्बल, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका के नाम से जानते होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पीटी और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का लेक्चर। साथ में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसे राज्य किसे कहते हैं। ये वोकैब आपको एक जैसी लगती होंगी, जैसे राज्य, देश और आपको राष्ट्रों के सिमिलर लगते होंगे। जैसे भारत है एक राष्ट्र भी है, भारत एक देश भी है, भारत एक राज्य भी है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है मैं आपको बताऊंगा। और अंग्रेज क्यों कहते थे कि भारत कभी भी एक नेशन नहीं बन सकता, एक राष्ट्र नहीं बन सकता, तो वो किस आधार पर कहते थे। तो राष्ट्र की एक परिभाषा क्या होती है, अगर आप लोग वो समझ गए तो आप लोग समझ जाएंगे कि अंग्रेज ऐसा क्यों बोलते थे। और आप लोग क्या होता है ना कि आप लोग जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं और बोलते हैं कि सर हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप लोग शब्दों का सही चयन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि जहां पर राज्य का उपयोग करना चाहिए वहां पर आपने देश का उपयोग कर दिया, जहां पर आपको देश का उपयोग करना चाहिए वहां पर आपने राष्ट्र का उपयोग कर दिया। तो शब्दों का सही चयन आप कब कर पाएंगे, जब आप इनका मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे। तो आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखा करेंगे आपको एक दो वोकैब ऐसे मिलेंगे जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग शब्दों का सही चयन करना सीख जाएंगे, जिससे आप लोगों के मार्क्स भी काफी अच्छे आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे प्रेम्बल के बारे में। हमारे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में आपको प्रस्तावना देखने को मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी में इस तरह की आपको प्रस्तावना देखने को मिलेगी। अगर आप लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन ये एक पैराग्राफ के रूप में दे रखी है। मैं आपको इसे बहुत अच्छे से एक डिजाइन इस तरह का आपको मैंने बना के दिया है फ्रेमवर्क, इसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोग पीटी के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। जिससे सीक्वेंस पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, वो आराम से बता देंगे। और किन शब्दों पर आपको फोकस रखना है, कौन से शब्द आपको याद रखने और किस क्रम में याद रखने हैं, तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसी फॉर्मेट में आप लोग लिख लीजिए और इसी फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले वोकैब जो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपको 4 वोकैब देखने को मिलेंगी। एक राज्य जिसको इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, दूसरा कंट्री जिसको देश बोलते हैं, और तीसरा प्रोविनेंस यानी कि जिसको प्रांत बोलते हैं, और चौथा आपको राष्ट्र यानी कि नेशन देखने को मिलेगा। तो ये 4 वोकैब है। पहले मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह की विचारधारा है। तो राज्य शब्द है, ये एक राजनीतिक संकल्पना है। किस तरह की संकल्पना है? राजनीतिक, यानी कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, पॉलिटी, संविधान यानी कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब हम किसी भी शब्द का उपयोग करेंगे तब हम उसे राज्य शब्द का उपयोग करेंगे। किस शब्द का उपयोग करेंगे? राजनीतिक। कैसी संकल्पना है? ये राजनीतिक संकल्पना है। ओके, इसी तरह देश है। देश कैसी संकल्पना है? देश एक भौगोलिक संकल्पना है। मतलब अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें उपयोग करना है किसी क्षेत्र का, तब हम उसे देश के रूप में करेंगे। मैं आपको बताऊंगा देश के लिए और राज्य के लिए कुछ विशेषताएं होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं एक छोटा सा टापू है उसके लिए हम राष्ट्र बोल देंगे, देश बोल देंगे, ऐसा नहीं। तो कुछ उसके पास उसकी विशेषताएं होनी चाहिए ना, वो भी अभी हम लोग डिफाइन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह प्रांत है। प्रांत एक कैसी संकल्पना है? प्रांत एक प्रशासनिक संकल्पना है, यानी कि प्रशासन के सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको प्रशासनिक संकल्पना कहते हैं। इसी तरह आपको राष्ट्र देखने को मिलेगा, ये वैचारिक संकल्पना है, यानी कि आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखने को मिलेगी। किस तरह की संकल्पना है? वैचारिक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना ये चारों संकल्पनाएं कैसी हैं। राज्य संकल्पना ये राजनीतिक संकल्पनाएं है, देश है वो भौगोलिक संकल्पनाएं हैं, प्रांत है वो एक प्रशासनिक संकल्पना है, इसी तरह राष्ट्र है वो एक वैचारिक संकल्पना है। अब हम राज्य किसे बोलेंगे, किस क्षेत्र को हम राज्य बोल सकते हैं, और भारत राज्य है या था या रहेगा, ओके, इस बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो राज्य होने के लिए किसी क्षेत्र को हम राज्य तभी बोल सकते हैं, किसी भूखंड को हम तभी राज्य बोल सकते हैं जब उसके पास कुछ विशेषताएं हो। नंबर एक, उसके पास अपना एक निश्चित भूभाग हो। ओके, निश्चित भूभाग होगा तो हम उसे एक राज्य बोल सकते हैं। साथ में एक और विशेषता उसके पास में होनी चाहिए कि उसके पास संसाधन होने चाहिए, यानी कि अगर संसाधन नहीं है तो हम उसे राज्य नहीं बोल सकते। ओके, तो संसाधनों का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ में आप लोग देखेंगे कि उसके पास उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या विहीन क्षेत्र है उसको हम लोग राज्य नहीं बोल सकते। जैसे अंटार्कटिका है,
अंटार्कटिका में जनसंख्या ही नहीं है, जनसंख्या विहीन क्षेत्र है, तो उसे हम कभी राज्य बोल सकते हैं नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग आंसर सही कर देंगे ना बहुत अच्छे से। तो तीसरी विशेषता ये होनी चाहिए। और चौथी विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको कभी भी नहीं भूलना है, संप्रभुता। संप्रभुता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्षेत्र के पास भूभाग भी है, संसाधन भी है और साथ में जनसंख्या भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, तो हम उसे राज्य नहीं बोलेंगे। आपको एकदम दिमाग में बिठा के रखना है। और कुछ जो आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जिनमें सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन आपको मैक्सिमम में नहीं देखने को मिलेगा। अगर एक अंग आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो इसमें गवर्नमेंट को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं वो गवर्नमेंट को नहीं जोड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको चार चीजें नेसेसरी है जो आपको देखने को मिलेंगी। जहां पर ये चारों चीजें देखने को मिले उसे हम राज्य बोलेंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। भारत एक एक राज्य है, स्टेट है या नहीं है? तो भारत के पास एक भूभाग है, तो इतना बड़ा भूभाग है। ओके, तो भारत की जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है ना। दूसरी कंडीशन देखते हैं, उसके पास संसाधन है। भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है, आप लोग जानते हैं। साथ में जनसंख्या है भारत के पास, भारत के पास जनसंख्या की कमी नहीं है। ओके, हम लोग मतलब कूट कूट के जनसंख्या हमारे भारत में भरी हुई है, और आप लोग देखेंगे 2025 तक हम लोग वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आ जाएंगे। ओके, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे पास संप्रभुता आ गई। तो क्या हुआ, 1947 से पहले की बात करें, जब अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। इस समय भारत एक राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? जब अंग्रेजों का शासन था, विदेशी शासन था, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। ओके, तो संप्रभु देश नहीं होने के कारण हम उसे राज्य नहीं बोलेंगे। तो 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, लेकिन 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हो गया, भारत एक संप्रभु हो गया, तो ये भी कंडीशन थी, वो फुलफिल कर दी ना, तब हम भारत को एक राज्य बोल सकते हैं ना। तो भारत वर्तमान में एक राज्य है, लेकिन 1947 से पहले जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत एक राज्य नहीं था। तो आप लोग समझ गए हम लोग राज्य किसे बोलेंगे। इसी तरह देश के ऊपर आते हैं, तो आप लोग समझ गए ना, भारत एक राज्य है। अब हम लोग देखते हैं भारत एक देश है कि नहीं है। तो देश होने के लिए कौन सी चीजों का होना आवश्यक है? अब देखिए, ये राजनीतिक संकल्पना है, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी संविधान में आर्टिकल 1 में ही आपको राज्य शब्द का उपयोग देखने को मिलेगा। तो राज्य शब्द हम लोग पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, यानी कि पॉलिटी की आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको देश शब्द का उपयोग नहीं करना है, राज्य शब्द का उपयोग करना है। तो आप लोग समझ गए ना, राजनीतिक संकल्पना से रिलेटेड कोई भी आप लोग थ्योरी लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो आपको राज्य शब्द का उपयोग करना है, देश शब्द का उपयोग नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं देश किसे बोलेंगे, उसके पास अपनी कौन कौन सी विशेषताएं होना अनिवार्य है। तो नंबर एक, देखिए यही चीजें हम लोग देखते हैं फिर से। तो नंबर एक, उसके पास अपना भूखंड होना चाहिए, तभी हम किस, जैसे भारत है, भारत एक देश है या नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग भारत पर आते हैं, तो उसके पास अपना भूभाग होना चाहिए। ओके, तब हम उसको देश बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पास अपने संसाधन होने चाहिए, तब हम उसे एक देश बोल सकते हैं। साथ में उसके पास उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जिसके पास हैं उसे हम लोग एक देश बोलेंगे। तो भारत के पास, लेकिन संप्रभुता जरूरी नहीं कि हो। ओके, अगर है तब भी ठीक है, और संप्रभुता नहीं तो संप्रभुता, जो संप्रभुता है ना, सोवरेनिटी है, इसको शामिल नहीं किया गया है देश की जो डेफिनेशन होती है उसमें। क्यों इसको शामिल नहीं किया गया है? क्योंकि एक कैसी संकल्पना है, भौगोलिक संकल्पना है। अब भैया भौगोलिक, हम तो सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं, पर्वत पठारों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जरूरी थोड़ा ना गवर्नमेंट अंग को नहीं लाया जाता है। इसीलिए इसमें देखिए संप्रभुता का कोई मतलब ही नहीं, हम लोग पर्वत पठार, मैदान, नदियों, झील घाटियों का सबका अध्ययन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें संप्रभुता शब्द को नहीं शामिल किया जाता है। तो जिसके पास ये तीनों चीजें होंगी उसे हम देश बोलेंगे। अब आप लोग समझ गए, 1947 से पहले, 1947 लेते हैं। अब 1947 से पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत एक देश था, तो यस, तब भी भारत एक देश था। ओके, और वर्तमान में भी भारत एक देश है। तो आप समझ गए ना, भारत एक देश है, यानी कि 1947 से पहले भी भारत एक देश था, लेकिन उस समय राज्य नहीं था। 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था लेकिन देश था, और वर्तमान में भी देश है और हमेशा देश रहेगा, क्योंकि भारत के पास एक निश्चित भूभाग है, भारत के पास, उसके पास उसके संसाधन है, और साथ में उसकी जनसंख्या है। ओके, तो आप लोग समझ गए। इसी तरह अब हम लोग आते हैं प्रांत के ऊपर। ओके, अब प्रांत क्या है, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको प्रांत बहुत अच्छे समझाता हूँ। तो प्रांत हम लोग तीसरे पर आते हैं। मैंने आपको बताया था एक एक कैसी संकल्पना है,
एक प्रशासनिक संकल्पना है, यानी कि प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम किसी देश को, किसी राज्य को बहुत सारे भागों में बांट देते हैं, उसी को हम प्रांत बोलते हैं। ओके, अब प्रांत के लिए क्या क्या चीजों का होना अनिवार्य होता है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो प्रांत के लिए देखिए, नंबर एक, उसके पास उसका भूभाग होना चाहिए। ओके, तभी हम उसके लिए प्रांत बोलेंगे। देखिए, प्रांत होने के लिए प्रांत का एक भूभाग हो सकता है, जैसे यूपी क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, एक प्रांत है ना, उत्तराखंड क्या है, एक प्रांत है ना, और इस तरह मध्य प्रदेश क्या एक प्रांत है ना, पश्चिम बंगाल क्या है, एक प्रांत है ना। तो उड़ीसा, असम, जितने भी ले लीजिए, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से स्टेट बन जाएगा। ओके, तो ये सब क्या है, ये सारे प्रांत है। इन्हें हमने किस आधार पर बांट दिया है, सिर्फ प्रशासन के सुविधाजनक बनाने के लिए। लेकिन अगर हम चाहें, गवर्नमेंट चाहती है वो फिर से, पहले आप लोग जानते हैं यूपी से उत्तराखंड बना। ओके, हो सकता है इन सभी को मिलाकर के एक ही स्टेट बना दिया जाए, तो इनका अस्तित्व है ना प्रशासन के सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, इनको कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन भारत तो हमेशा रहेगा ना। तो आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात लेते हैं आप, जिस भी आप प्रांत में है उसका ले लीजिए एग्जाम्पल। तो आप देखिए, आपके प्रांत में, जैसे उत्तर प्रदेश का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके पास अपना भूभाग है ना, उसके पास अपने संसाधन है ना, उत्तर प्रदेश के पास अपने संसाधन है ना, उत्तर प्रदेश की अपनी जनसंख्या है ना। तो कोई भी प्रांत होता है, उनके पास ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन संप्रभुता नहीं होती है। यानी कि जैसे हम मानते हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश चाहता है कि हम भारत से अलग होकर के हम एक राष्ट्र बना लें, तो बना सकता है क्या, वो एक स्वतंत्र निर्णय ले सकता है क्या? क्यों? क्योंकि कोई भी प्रांत संप्रभु नहीं होता है, कोई भी वो जो निर्णय होते हैं वो संघ से अलग होकर के नहीं ले सकता। जैसे वो चाहता है कि हम पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन बना लें और संघ नहीं बनाना चाहता, तो ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी प्रांत है उसके पास अपनी संप्रभुता नहीं है। तो आप लोग समझ गए ना कि अगर पूछा जाए कि प्रांत होने के लिए कौन कौन सी चीजों का होना आवश्यक है, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं। और इसको हम लोग किस आधार पर बनाते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाते हैं। हो सकता है हम लोग 8-10 राज्य हैं उनको मिला करके एक बना दें, या फिर एक राज्य है उसको कई भागों में बांटते हैं। अब देखिए, प्रांत शब्द है, प्रोवेनियंस है, इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में स्टेट बोलते हैं। आप लोग तभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने कहा मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा ना। हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश क्या है, एक राज्य है, उत्तराखंड क्या है, एक राज्य है, एक स्टेट है। लेकिन हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, तो इसी प्रांत को हम लोग स्टेट बोल देते हैं। लेकिन हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो स्टेट एक प्रांत नहीं है, स्टेट क्या है, एक देश है एक तरह से। जैसे भारत क्या है, एक राज्य है, अमेरिका क्या है, एक राज्य है, चीन क्या है, एक राज्य है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक राज्य है, पाकिस्तान क्या है, एक राज्य है। ये सब क्या है, राज्य है। ओके, तो राज्य शब्द का उपयोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में जब हम करते हैं, तो वो एक देश से उसका मतलब होता है, एक राष्ट्र से उसका मतलब होता है। तो आप लोग समझ गए ना बहुत अच्छे से। अब हम लोग, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य शब्द का उपयोग किया गया, वो मैक्सिमम जगह आपको देश से ही रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमने कहीं कहीं पर जो प्रांत है ना, उसको भी स्टेट बोल देते हैं, तो इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत एक राज्य है, तो वो सोचते हैं भारत एक राज्य है, तो वो लोग अपना राज्य समझ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो राज्य का मतलब एक देश से होता है। लेकिन हम लोग अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं ना, सिर्फ भारत की बात करते हैं, तो हम एक प्रांत को राज्य बोल देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने इसको 2-3 बार रिपीट किया है। साथ में अब हम लोग आते हैं राष्ट्र पर, नेशन किसे कहेंगे। ओके, तो चौथी विचारधारा हम लोग देखते हैं। ये किस तरह की विचारधारा है, ये वैचारिक है, मतलब ये मानसिक स्तर पर होती है। इसके लिए कोई सीमा, भूभाग जरूरी नहीं होंगे, संसाधन जरूरी नहीं होगा, संप्रभुता जरूरी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या, अगर किसी के अंदर एकता है, अपने क्षेत्र से लगाव है, तो उसके अंदर राष्ट्रीयता होगी। इसी आधार पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज कहते हैं किसी राष्ट्र के निर्माण होने के लिए कुछ चीजों का होना आवश्यक होता है। आप देखेंगे एक रूपता। ओके, तो एक रूपता कब होगी, देखिए, उनकी एक भाषा होनी चाहिए, मतलब एकल एकल भाषा होनी चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे एकल संस्कृति होनी चाहिए। ओके, अब भारत है, भारत के परिप्रेक्ष्य में वो कहते थे भारत में विविधता बहुत अधिक है। ओके, भारत में
विविधता बहुत अधिक है। अब भारत में अंग्रेज कहते थे विविधता इतनी अधिक है कि इतनी सारी भाषाएं हैं, इतना सारा पहनावा है, इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, तो इनमें कभी एक रूपता नहीं हो सकती। जब इनमें कभी एक रूपता नहीं होगी तो इनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न ही नहीं होगी ना। तो इसीलिए भारत है, भारत आजाद हो जा रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, आजाद करके जा रहे हैं, लेकिन वो कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। भारत एक देश बन सकता है, राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन हम लोगों ने वो करके दिखाया। विविधता में एकता जो वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ भारत में देखने को मिलेगा, आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। भाषाई आधार पर आपको बहुत सारे मैक्सिमम जो राष्ट्र हैं वो भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बटे हुए हैं। जैसे जर्मन, जहाँ पर जर्मनी बोली जाती है उसको जर्मन बोल दिया गया। जहाँ पर फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है वहाँ, जहाँ पर फ्रांस बोली जाती है वहाँ पर फ्रांस बन गया। जहाँ पर इटालियन बोली जाती है वहाँ पर इटाली बन गया। ओके, जो इटली देश बन गया। इसी तरह आपको जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश जहाँ पर बोली जाती है वो इंग्लैंड बन गया। यानी कि भाषाओं के आधार पर वहाँ पर एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा थी, वहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण हो गया, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीय भाषा आ गई। ओके सॉरी, राष्ट्रीय जो अपने अंदर जो विचारधारा थी वो उनकी उत्पन्न हो गई। लेकिन भारतीय थे, उनमें विविधता में एकता वाला कॉन्सेप्ट था। इसीलिए भारत वर्तमान में एक राष्ट्र है। क्योंकि आप देखेंगे अमेरिका में चाहे कोई भारतीय रहता हो, लेकिन उसका अपने देश से एक लगाव है, एक विशेष लगाव है। जब हम देखते हैं कि मैच होता है, ओके, जब मैच होता है तो आप लोग देखते हैं कोई भी नहीं देखता है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग देखते हैं। ओके, और सब लोग जो भारतीय टीम होती है उसी को सपोर्ट करते हैं। यही क्या है, विविधता में एकता है। जो अंग्रेज कहते थे, जो कहते थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो हमने पॉसिबल करके दिखा दिया। ओके, तो आप लोग समझ गए ना कि इन चारों, इनका उपयोग कब करना है, जब आप लोग पॉलिटी में उपयोग कर रहे हो तो आपको राज्य शब्द का उपयोग करना है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तब आप वहां पर देखेंगे देश शब्द का उपयोग कर रहे होंगे। ओके, इसी तरह आप लोग देखेंगे जब आप लोग प्रांतीय स्तर पर अध्ययन करेंगे, ओके, प्रशासनिक स्तर पर अध्ययन करेंगे, गवर्नेंस का अध्ययन करेंगे, तब वहां पर आपको प्रांत देखने को मिलेगा। साथ में राष्ट्र, ओके, ये वैचारिक स्तर पर होता है। तो आप लोग समझ गए ना कब हम किसका उपयोग करना है। अब जैसे ताइवान है, ताइवान आप कहेंगे कि वो, कुछ लोग कहते हैं वो एक राज्य है ही नहीं। चीन मानते ही नहीं कि वो एक राज्य है। ओके, वो एक देश मानते ही नहीं, क्योंकि वो राज्य इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ताइवान कहता है वो एक संप्रभु नहीं है। मतलब उसके पास अपना भूभाग है, संसाधन है, जनसंख्या है, लेकिन उसके पास यहाँ पर संप्रभुता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ताइवान एक राज्य है ही नहीं। ओके, वहाँ की कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है। तो कुछ जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि मानते हैं कि ताइवान एक देश है, कुछ लोग मानते हैं कि ताइवान एक राज्य है, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अपने प्रेमबल के ऊपर आते हैं। अब देखिए प्रेमबल में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पीटी के लिए बहुत ज्यादा बनते हैं और मेंस का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग चलिए आते हैं अपने यहाँ पर। तो सबसे पहले प्रेमबल यानी कि प्रस्तावना से जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि वो कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम अपने संविधान में प्रस्तावना को अपनाया था। तो वो अमेरिका है। आपको ध्यान रखना है, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने संविधान में अपनाया था। और साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो एन के पालके वाला है, इन्होंने संविधान का परिचय पत्र बोला है प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र संविधान का किसने बोला है, एन ए पालिकी वाला ने बोला है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, काफी बार इस बात को पूछा जाता है। ओके, तो पूछा जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन दिए रखे होंगे तो आपको चुनना होगा कौन से, किसने इस स्टेटमेंट को दिया है। साथ में आप देखेंगे प्रस्तावना को किसने पेश किया। ओके, तो नेहरू जी ने प्रस्तावना को पेश किया। कब किया, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। और आपको देखने को मिलेगा बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें बाद में तीन शब्दों को और जोड़ा गया। आपको देखने को मिलेगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ओके, अब देखिए संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ और संविधान संशोधन की बात आई, तब बात आई कि जो प्रस्तावना है ना, ये किसी को अधिकार तो देती नहीं। मतलब इससे ना ही जो गवर्नमेंट है उस पर ना ही रोक लगती है, ना ही उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, ना ही लोगों को इससे अधिकार मिलते हैं। तो इस जो ये है, ना ही इसके लिए कोई स्पेशली कोई आर्टिकल दिया गया है। आप लोग देखेंगे जैसे आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 395 आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो प्रस्तावना है ये आपको किसी भी आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगी। ये संविधान के आपको पहले देखने को मिलेगी। ओके, तो बोला गया जो आर्टिकल 368 है इसके द्वारा हम इन आर्टिकल में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रस्तावना है ये आर्टिकल के तो अंदर ही दी नहीं रखी है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है,
ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। ओके, तब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। जब ये संशोधन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जजमेंट दिए थे वो समय के साथ परिवर्तित किए। कैसे परिवर्तित किए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1960 में बीरूवाड़ी संघ जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मामले में बीरूवाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो पहला वाला स्टेटमेंट था, इन्होंने कह दिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसमें संविधान संशोधन पॉसिबल नहीं था। ओके, तो इसमें मना कर दिया गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये किस लिए है, तो इसमें कहा गया जो संविधान निर्माता थे उनके मस्तिष्क को जानने की एक पूंजी है, यानी कि वो किस तरह के संविधान का निर्माण करना चाहते थे, वो किस तरह का जो भारत है उसकी परिकल्पना की होगी उन्होंने, उसको जानने की एक पूंजी है। बल्कि इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बीरूवाड़ी वाले में आपको समझ में आ गया ना कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। फिर से मामला आया केशवानंद भारती 1973 में एक मामला आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना जजमेंट दिया और उसमें अपना जजमेंट यहाँ पर चेंज कर दिया। इसमें देखिए पहले वाले में कह दिया कि भाग नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में कह दिया प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि भाग ही नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए केशवानंद भारती जो मामला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा। तो इसमें कह दिया कि एक संविधान का भाग है। जब एक संविधान का महत्वपूर्ण भाग है तो इसे आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो दूसरी बार के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब संविधान संशोधन किया जा सकता है। ओके, फिर इसमें 1995 में आप देखेंगे LIC ऑफ इंडिया फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को फिर से दोहराया। जो केशवानंद भारती वाले में उन्होंने बताया था उसको फिर से जस्टिफाई कर दिया बहुत अच्छे से। उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। जब आंतरिक भाग है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी कि वर्तमान में स्थिति क्या है। अगर पूछा जाए प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति क्या है संविधान संशोधन से रिलेटेड, तो आपको बोलना है कि प्रस्तावना में वर्तमान में संशोधन किया जा सकता है। ओके, और देखिए संशोधन किया जा सकता है लेकिन ऐसे शब्दों को नहीं हटाया जा सकता जो मूल ढांचे में आते हैं। ओके, जैसे लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, इस तरह के शब्दों को नहीं हटाया जा सकता। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने फ्रेमवर्क पे। अब इस फ्रेमवर्क की बात करते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ओके, देखिए सबसे पहले हमारी प्रस्तावना में कुछ चीजों को बारे में बताया गया, जैसे भारत की प्रकृति कैसी होगी उसके बारे में बताया गया। साथ में आपको देखने को मिलेगा, देखिए भारत कैसा होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। ओके, कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं होगी, वो सर्वोच्च स्थान पर होगा। यानी कि जो भारत है वो कोई भी निर्णय अपने ले सकता है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। साथ में भारत कैसा होगा, एक समाजवादी देश होगा। ओके, समाजवादी देश होगा। समाजवाद का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, गांधीवाद, अभी इसी टॉपिक में बहुत अच्छे से। साथ में भारत क्या होगा, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा भारत कैसा होगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, भारत एक गणराज्य होगा। तो भारत की प्रकृति कैसी होगी तो वो इसमें बताया गया। हमारी प्रस्तावना क्या बताती है, हमारे भारत की प्रकृति के बारे में भी बताती है। साथ में बताती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत तो लोग हैं, क्योंकि पहली लाइन में ही उसमें दिया है लोग के बारे में। लोग क्या मतलब जनता, जनता में ही सारी शक्ति निहित है। यानी कि अगर पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है, इसकी शक्ति मतलब इसकी जो पावर है, इसकी शक्ति है, इसका स्रोत क्या है, तो स्रोत क्या है, भारत के लोग। कौन है, भारत के लोग, यानी कि हम लोग क्या है, इसकी शक्ति का स्रोत है। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बहुत से लोग सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि कौन है, हम लोग हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं न्याय पर। मैं अभी इन शब्दों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। न्याय की बात की गई है, एक साथ में हमारी प्रस्तावना है इसमें न्याय की बात की गई, कितने तरह के न्याय की बात की गई है। और आपको एक क्रम भी ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या है, सामाजिक है। ये आप लोग भूल जाते हैं, आपको इतना ध्यान रहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया रखा है, लेकिन पहले कौन सा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले सामाजिक न्याय की बात की गई है, फिर उसके बाद आर्थिक न्याय की बात की गई, फिर उसके बाद
राजनीतिक न्याय की बात की गई है, मतलब तीनों न्याय की बात की गई है। और इसका क्रम भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इतना तो हर किसी को याद रहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई, लेकिन उसका क्रम क्या है, क्रम ही लोग गलत कर देते हैं। तो पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक है। ओके, अब हम लोग आते हैं तीसरी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, फ्रीडम के बारे में बताया गया। तो फ्रीडम किस किस तरह का, तो नंबर एक विचार, अभिव्यक्ति, ओके, धर्म, विश्वास और स्वतंत्रता, सॉरी उपासना। उपासना मतलब जो प्रार्थना करते हैं, ओके, उसके लिए उपासना बोलते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता की बात की गई। साथ में समानता, समानता किस तरह की, दो तरह की समानताओं की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समानता की बात की गई है। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, और बंधुत्व बढ़ाना, बंधुत्व मतलब भाईचारा बढ़ाना, जैसे भाईचारे का मतलब होता है आपसी लगाव, ओके, आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो इसी को बोलते हैं बंधुत्व, ओके। और आपको देखने को मिलेगा साथ में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें एक डेट दी रखी है। ये कौन सी डेट है, जिस दिन हमारा संविधान फर्स्ट टाइम लागू हुआ था, ओके। तो आपको देखने को मिलेगा उस डेट को भी बताता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है वो लागू हुआ, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, ओके। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पूर्णतः लागू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 1950 वाली डेट नहीं है, 1949 वाली डेट है, जिस दिन हमारा संविधान फर्स्ट टाइम लागू हुआ वो वाली डेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी लोग गलत कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। साथ में इसमें तीन चीजों को बताया गया कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट, मतलब हम इसे अडॉप्ट करते हैं, ओके। और अधिनियमित का मतलब होता है इनेक्ट, ओके, इनेक्ट करते हैं, मतलब आज से इनेक्ट मतलब लागू हो गया, ओके। साथ में आत्मसमर्पित मतलब गिव टू अवर सेल्फ, मतलब अपने आप को समर्पित करते हैं। यानी कि ये संविधान किसने बनाया, एक आत्मसमर्पित शब्द को क्यों जोड़ा गया, ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इस संविधान को किसने बनाया, भारतीय लोगों ने बनाया ना। इस संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। और इस संविधान सभा में कौन थे, भारतीय लोग तो थे। अब एक संविधान किसने बनाया, एक तरह से भारतीय लोगों ने बनाया ना। तो जिन लोगों ने बनाया वो उन्हीं के लिए आत्मसमर्पित हो गया, इसीलिए इसमें आत्मसमर्पित शब्द को भी जोड़ा गया। तो गिव टू अवर सेल्फ, ओके। तो आप लोगों को ये चीजें, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आते हैं एक एक वर्ड को देखते हैं कि आखिर ये संप्रभु का मतलब क्या होता है, ओके। तो चलिए हम लोग सोवरेन का मतलब समझ लेते हैं। सोवरेन का मतलब है, देखिए सोवरेन का मतलब होता है कि हमारा देश आंतरिक और बाह्य मामले जो हैं, आंतरिक और बाह्य मामले हैं, इनको लेने में स्वतंत्र है। यानी कि हमारा भारत कोई भी निर्णय, चाहे वो आंतरिक हो या फिर बाह्य हो, वो लेने में स्वतंत्र है, तब हम उसे संप्रभु बोलेंगे। यानी कि इसमें किसी भी देश का, किसी भी जो विदेशी शक्ति है, बाह्य शक्ति है, उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। हम कोई भी निर्णय लेने में, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, चाहे हमारे जो हमारी सीमा से संबंधित हो, या फिर हमारे देश के लोग हैं उनके अधिकारों से संबंधित हो, हम सारे निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, हम किसी से नहीं पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आया जब 1947 के समय, जब हमने, जो आप लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब हमने सदस्यता ग्रहण कर ली, तो यहाँ पर एक मुद्दा उठा कि भारत क्या अब भी संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु देश है, कि उसने अब तो भैया एक संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली, अब उसको उसके अंडर में आना पड़ गया। तो आपको अपना क्वेश्चन का आंसर देना है कि हम लोग तब भी स्वतंत्र हैं, हम अभी भी एक संप्रभु राष्ट्र हैं। हमने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मंच है उनमें सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, वहां से निकल भी सकते हैं ना। हमारी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है तो अब हम उसमें हैं। अगर हमारी इच्छा के अनुसार उसमें काम नहीं होगा, तब हम उसकी सदस्यता को त्याग भी सकते हैं। यानी कि वो हमने अपने स्वविवेक से हमने निर्णय लिया है ना, स्वविवेक से निर्णय लेकर के ही हमने उसकी सदस्यता ग्रहण की है, इसीलिए हम लोग एक संप्रभु राष्ट्र हैं, ओके।
यानी कि हम लोग जब भी चाहते हैं तो हम अपनी सदस्यता बाहर ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपना मुद्दा इस तरह से अपना व्यू रखना है कि अभी भी हम एक संप्रभु राष्ट्र है। भले ही हमने बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, ओके, बहुत सारे सम्मेलन हैं, उनमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी सदस्यता हमारे पास है, फिर भी हम लोग ये क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। अब हम लोग आते हैं समाजवाद के ऊपर। देखिए समाजवाद, समाजवाद है, सोशलिज्म है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो संसाधनों का अधिकार होता है, इसमें संसाधनों का अधिकार होता है वो राज्य का होता है। यानी कि इसमें बात की जाती है कि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता है, इसको दूर करने की बात की जाती है। और समाजवाद दो तरह का होता है, एक आपको देखने को मिलेगा मार्क्सवादी, ओके, मार्क्सवादी समाजवाद, और एक आपको देखने को मिलेगा भारतीय समाजवाद। भारतीय समाजवाद या फिर इसको आधुनिक समाजवाद या फिर इसको लोकतांत्रिक समाजवाद, बहुत नामों से जाना जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय समाजवाद, एक भारतीय समाजवाद, या फिर इसको आधुनिक समाजवाद भी बोलते हैं। तो इसको बहुत नामों से जाना जाता है। मार्क्सवादी समाजवाद क्या है, देखिए इसमें कहा जाता है कि संसाधनों पर अधिकार है, इसमें बिल्कुल भी जो निजी संपत्ति होती है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। मतलब इसमें जो पूंजीपति होते हैं ना, इनका कोई भी, पूंजीपतियों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, सभी संसाधनों पर अधिकार होता है वो राज्य का होता है। यानी कि इस पे संसाधनों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, राज्य का होगा, ओके। लेकिन भारतीय समाजवाद कैसा, ये मिश्रित है। किस तरह का है, मिश्रित है। मतलब इसमें निजी क्षेत्र और आपको राज्य मतलब गवर्नमेंट, इन दोनों की सहभागिता देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा जैसे रोड है, रोड है वो गवर्नमेंट भी चलाती है और निजी क्षेत्र भी चलाते हैं। हमारे यहाँ कारखाने हैं, वो निजी क्षेत्र भी चलाते हैं, गवर्नमेंट भी चलाते हैं। बहुत सारी स्कीम है, वो आपको देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर हम भारतीय समाजवाद की बात करें तो ये समय के साथ परिवर्तित हुआ था। अगर हम बात करें, इसे तीन भागों में बांट करके देख सकते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947, अब फिर हम लोग एक टाइमलाइन लेते हैं 1990 और एक लेते हैं हम वर्तमान की, ओके। इन तीन कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं 1947 से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे ना, इस समय जो समाजवाद था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि समाजवाद था, यहाँ पर मार्क्सवादी समाजवाद था, थोड़ा यहाँ पर आपको झुकाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे, आपने देखा होगा कि राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब बहुत ज्यादा संकुचित प्रकार की व्यवस्था थी ना, उसको अपनाया गया। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम चीजें थी वो गवर्नमेंट के अंडर में थी। लेकिन 1990 जब समय आया तो यहाँ पर एलपीजी आया, मतलब उदारीकरण, निजीकरण का दौर आया, भूमंडलीकरण का दौर आया। फिर यहाँ से हमने फिर से, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो गांधीवादी है, ओके, गांधीवादी जो समाजवाद है, ओके, यहाँ पर इसका वर्चस्व बढ़ने लगा, ओके। तो यानी कि दोनों आपको देखने को मिलेगा, लेकिन झुकाव किसकी ओर देखने को मिलेगा, गांधीवादी। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों यानी कि पूंजीपति और गवर्नमेंट दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों आपस में मिलकर के काम करते हैं। और वर्तमान में आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, यही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ज्यादा झुकाव होता है गांधीवादी, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र के नाम से जिससे जानते हैं। क्योंकि बिना, आप लोग देखेंगे ना, केवल राज्य है, राज्य एक वेलफेयर स्टेट होता है, कल्याणकारी राज्य होता है, केवल ये सब कुछ नहीं कर सकता, ओके। इसीलिए हमको निजी क्षेत्र को लाना पड़ता है जब हमें अपने देश का विकास करना है। साथ में हम लोग आते हैं पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष पर। धर्म निरपेक्ष देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए राज्य होता है ना, राज्य तीन तरह के होते हैं। राज्य मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब आप समझ गए ना, राज्य का मतलब प्रांत नहीं है, यहाँ पर प्रांत आप लोग मत समझिए। राज्य का मतलब क्या है, हम लोग देश की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ओके। तो स्टेट होते हैं ना, वो तीन तरह के समानता होते हैं। नंबर एक आपको नास्तिक देखने को मिलेगा, एक सैद्धांतिक देखने को मिलेगा, तीसरा आपको धर्म निरपेक्ष सेकुलर देखने को मिलेगा, ओके। अब नास्तिक राष्ट्र किसे कहेंगे, जो धर्म विरोधी होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, ओके, वहां पर कोई धर्म नहीं है, कंबोडिया, क्यूबा, ये यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है। तो ये कैसे हैं, धर्म विरोधी हैं, ओके, धर्म विरोधी होते हैं ये। तो धर्म विरोधी होते हैं, उन्हें हम नास्तिक राज्य बोलते हैं। और सैद्धांतिक राज्य कौन से होते हैं, जो धर्म विशेष पर आधारित होते हैं, मतलब इनका एक विशेष धर्म होता है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सा है, पाकिस्तान एक आपको सैद्धांतिक राज्य देखने को मिलेगा, स्टेट, वहां पर धर्म विशेष पर आधारित होता है, जैसे कि वहां पर मुस्लिम राष्ट्र है, ओके, तो आपको देखने को मिलेगा। धर्म निरपेक्ष कौन सा होता है, ये तटस्थ होते हैं,
मतलब यहाँ पर जो धर्म होता है ना वो राज्य से अलग भी नहीं होता है और एक धर्म भी नहीं होता है और उसका विरोधी भी नहीं होता है, बल्कि एक तटस्थता के मतलब जितने भी धर्म है ना उससे राज्य एक समान दूरी बनाए रखता है और समान व्यवहार करता है। ओके, जैसे हमारा भारत है, भारत कैसा है, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री होने के नाते जो राज्य है वो सभी धर्मों से समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। ओके, तो आप लोग समझ गए कि पंथ निरपेक्ष किसे बोलेंगे। साथ में हम लोग लोकतंत्र के ऊपर आते हैं। देखिए लोकतंत्र है ना, ये जो लोकतंत्र है ना ये ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। किससे? ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमो, दूसरा क्रेटिया। ओके, डेमोक्रेटिया दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमो का मतलब होता है लोग, ओके, और क्रेटिया का मतलब होता है शासन करना। ओके, तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। ओके, लोगों के द्वारा शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र क्या है? एक शासन प्रणाली है। क्या है? एक शासन प्रणाली है। सॉरी, क्या है? एक शासन प्रणाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो अगर पूछा जाए लोकतंत्र क्या है? एक शासन प्रणाली, इसके द्वारा क्या किया जाता है? लोग स्वयं इस पर शासन करते हैं। ओके, लोगों के द्वारा स्वयं शासन करने की प्रणाली को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र दो तरह का हो सकता है। आप ये लोग हैं, ये शासन कैसे करेंगे? या तो ये प्रत्यक्ष रूप से करेंगे या फिर ये अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। ओके, अब लोग दो ही तरह शासन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष ये भी दो तरह का होगा। या तो अप्रत्यक्ष में एक किसी अन्य को दे देंगे कि भैया आप जाकर के शासन कर लीजिए, तो एक व्यक्ति को दे सकते हैं या फिर एक समूह को दे सकते हैं। एक व्यक्ति को दे सकते हैं, ओके, या फिर एक समूह को दे सकते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति को देंगे, इसी को प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। ओके, और एक समूह को दे देंगे तो इसे संसदीय या फिर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली बोलते हैं। जैसे संसदीय भारत में एक व्यक्ति को शासन नहीं दिया जाता है, बल्कि एक समूह को दिया जाता है जिसको मंत्रिपरिषद के नाम से आप लोग जानते होंगे। हमारे भारत में कौन शासन करता है? मंत्रिपरिषद मिलकर के शासन करती है। ओके, अर्ध अध्यक्षात्मक होता है, जैसे कनाडा में आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर शायद डाला हो, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए लोकतंत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमो प्लस आपको क्रेटिया। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, मतलब शासन करना। इन दोनों को मिला देंगे तो हमें एक शब्द मिलेगा लोगों का शासन। तो लोकतंत्र क्या है? एक शासन प्रणाली है। ओके, और लोग कैसे शासन करेंगे? दो तरह से कर सकते हैं। नंबर एक, प्रत्यक्ष शासन कर सकते हैं। नंबर दो, अप्रत्यक्ष शासन करेंगे। प्रत्यक्ष शासन करेंगे ना तो इसमें चार टूल होते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें चार टूल का उपयोग किया जाता है, चार उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वो चार उपकरण कौन कौन से हैं? एक रेफरेंडम होता है जिसको हिंदी में जनमत बोलते हैं। ओके, इसके द्वारा क्या होता है? सभी लोग मिलकर के वोटिंग करते हैं। और ये कहाँ पॉसिबल है? एक छोटे से क्षेत्र में पॉसिबल है। कोई देश है छोटा सा है, उसका एरिया कम है, वहां पर अशिक्षा नहीं है, लोग जागरूक हैं, तो वहां पर इस तरह की व्यवस्था लाई जा सकती है। लेकिन भारत जैसे विशाल क्षेत्र में क्या लाया जा सकता है? सभी लोगों को एक बार वोटिंग डलाई जाए तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ओके, तो एक छोटा सा निर्णय लेना होगा तो सभी लोग पॉसिबल नहीं, क्योंकि भारत में इतनी बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा है, साथ में आप देखेंगे संसाधनों की कमी और जनसंख्या का इतना बड़ा जो क्षेत्र है, और आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पॉसिबल नहीं है ना, तो कहाँ पर पॉसिबल है? जो छोटा क्षेत्र हो, जहाँ पर लोग सारे शिक्षित हो, जो अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो, तो वहां पर पॉसिबल है। तो स्विट्जरलैंड क्या है? एक ऐसा ही क्षेत्र है, इसलिए वहां पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पॉसिबल है। तो चार तरह के टूल होते हैं, उन टूल की बात कर लेते हैं। उपकरण, तो नंबर एक, जिस उपकरण का वो लोग उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं रिफरेंडम। रिफरेंडम के द्वारा वो सभी लोग आपस में मिलकर के वोटिंग करते हैं और जो विधायी व्यवस्था होती है, विधायी प्रक्रिया होती है, उसको चलाते हैं। और एक होता है उपक्रम, जिसको इनिशिएटिव बोलते हैं। इनिशिएटिव के द्वारा अध्यादेश को, जो अध्यादेश होते हैं ना, उसको प्रभावी बनाया जाता है। इसी तरह एक और टूल होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है बुलाना। जैसे कोई भी उनका प्रतिनिधि होता है ना, उन्हें लगता है कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो रिकॉल के द्वारा उसको वो वापस बुला लेते हैं। ओके, साथ में आपको देखने को मिलेगा प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के द्वारा
जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पे निर्णय लिया जाता है। इसमें सभी लोग मिलकर के आपस में अपना मत देते हैं और उसी के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है और लोगों की आम राय भी इसमें ली जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष होता है लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामूहिक। व्यक्तिगत नेतृत्व होता है, इसी को हम लोग अध्यक्षात्मक बोलते हैं, प्रेसिडेंटल बोलते हैं, जैसे कि यूएसए में राष्ट्रपति। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक देश का प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है, इन दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति। जैसे आपको देखने को मिलेगा यूएसए मतलब अमेरिका में देश का प्रमुख और सरकार मतलब गवर्नमेंट का प्रमुख एक ही होता है, राष्ट्रपति। इसीलिए उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। ओके, इसलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति है, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है ना, लोग डायरेक्ट जाकर के चुनाव करते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आप लोग वोट दिए नहीं दिए ना। ओके, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें आप लोग वोट देते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। हम सामूहिक नेतृत्व पर आते हैं, लोग हैं वो जो अपना शासन है वो एक समूह को दे सकते हैं। समूह को दो रूपों में दे सकते हैं, एक संसद के रूप में, ओके, जिसे संसदीय प्रणाली बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, या फिर अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि सेमी प्रेसिडेंटल बोलते हैं। देखिए अध्यक्षात्मक जो होती है ना, आपको देखने को मिलेगा उसमें आधी विशेषताएं इधर संसदीय की ले लेता है, आधी ले लेता है अध्यक्षात्मक की ले लेता है, तो उसे अर्ध अध्यक्षात्मक बोल देते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं संसदीय। संसदीय में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो देश का प्रमुख होता है नंबर एक, दूसरा सरकार का प्रमुख होता है। देश का प्रमुख होता है, इसमें राष्ट्रपति होता है। जैसे हमारे यहाँ देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था होने के कारण ही हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो किसके प्रमुख हैं, देश के प्रमुख है। इसीलिए शासन किसके नाम पर चलाया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। हमारे यहाँ जो शासन होता है वो किसके नाम पर होता है, राष्ट्रपति के। लेकिन शासनकर्ता कौन है, आपको देखने को मिलेगा कि जो मंत्री परिषद है, पीएम है, उनके नाम पर शासन वो शासन करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एक देश के प्रमुख है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। और इनके पास बहुत कम शक्तियां होती है। जैसे हमारे आप लोग जानते हैं हमारे राष्ट्रपति की निंदा भी की जाती है कि वो एक मोहर की भांति हैं। ओके, और उनके पास पावर्स नहीं है, लेकिन हम उसका आलोचनात्मक विवेचन करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से उसका भी अप्रोच समझाऊंगा। ओके, तो इनका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि संसदीय व्यवस्था होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा, संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है उनका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष से होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, हम लोग उसमें वोट नहीं देते, बल्कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं। और हम देखते हैं इसमें एक सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, मोदी जी। मोदी जी कौन है, सरकार के प्रमुख हैं। ओके, इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं, आप लोग देखेंगे यही करते हैं। जैसे कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सम्मेलन होता है, बाहर यूएसए में कौन जाता है, अमेरिका में कौन जाता है, उनके राष्ट्रपति जाते थे ना। लेकिन हमारे यहाँ कौन जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं। राष्ट्रपति कभी जाते हुए देखा नहीं ना। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर है ना, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। इनके पास पावर्स बहुत ज्यादा होती है, इनके पास शक्तियां अधिक होती हैं और इनका चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और विधायिका के प्रति ये जवाबदेही होते हैं। ये आपको कहाँ संसदीय प्रणाली कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, जर्मनी में देखने को मिलेगी, इटली में देखने को मिलेगी, जापान में, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में और भारत में भी देखने को मिलेगी। ओके, इसी तरह अर्ध अध्यक्षात्मक जिसे सेमी प्रेसिडेंटल बोलते हैं, इसमें भी देखिए एक देश का प्रमुख होता है और दूसरा एक सरकार का प्रमुख होता है। देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ओके, तो इनके पास जो राष्ट्रपति होता है ना, इनके पास दैनिक कार्य होते हैं, मतलब इनके पास कुछ पावर दी जाती है। इसीलिए तो इसे अर्ध अध्यक्षात्मक बोलते हैं, क्योंकि आधी विशेषता इससे ले लिए, आधी विशेषता इससे ले लिए, इन दोनों को मिलाकर के जो व्यवस्था बनती है उसी को अर्ध अध्यक्षात्मक बोलते हैं। ओके, क्योंकि आधा अध्यक्षात्मक है, आधा संसदीय है, इसीलिए इसको नाम आधा दे दिया गया। ओके, सेमी नाम दे दिया गया। और इसके इस व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है और सरकार का प्रमुख जो पीएम होता है उसका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। ओके, और इनके पास भी पावर होती है, इनके पास दैनिक पावर होती है, जो शेष पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, रूस,
श्रीलंका में इसी तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में आपको दो तरह की विशेषताएं देखने को मिलेगी। एक लोकतंत्र के साथ रिपब्लिक होता है और दूसरा आपको मोनार्च सिस्टम देखने को मिलेगा, राजशाही देखने को मिलेगा। जैसे भारत है, भारत में लोकतंत्र के साथ में आपको रिपब्लिक देखने को मिलेगा, मतलब गणतंत्र देखने को मिलेगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो राज्य का प्रमुख होता है, मतलब देश का प्रमुख होता है। राज्य का मतलब देश ही तो होता है, ओके। तो देश का प्रमुख होता है वो कौन होता है, जनता के द्वारा चुना गया होता है। और यही राज्य का प्रमुख अगर जनता के द्वारा ना चुन करके उत्तराधिकार पर आधारित हो, वंशानुगत हो, तब हम उसे राजशाही बोल देते हैं। जैसे जो देखिए देश का प्रमुख है ना, देश का प्रमुख हमारे यहाँ आप लोग देखिए, आप अपने आप सोचिए, जैसे हमारे देश में देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे यहाँ क्या होगा, गणतंत्र होगा, ओके। राजशाही में क्या होता है, अगर हमारे यहाँ राजशाही होती तब आप लोग सोचिए क्या होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, एक ही जो जैसे जो भी राष्ट्रपति होते हैं ना, उन्हीं के बच्चे या फिर उन्हीं का पूरा खानदान चलाता है, उसका कोई वोटिंग वोटिंग नहीं होता। जिस तरह आपको ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है, ओके। आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है, बल्कि वहां पर आपको देखने को मिलेगी महारानी कितने समय से चली आ रही है, तो वो महारानी हमेशा रहती है, लेकिन वहाँ के जो पीएम है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो राजशाही होने के कारण यहाँ का जो राजा या रानी होता है वो वंशानुगत होता है, और उसका जो अधिकार होता है ना वो उत्तराधिकार होता है, ओके। यानी कि उनकी जो संतान होती है वो आकर के उस पर बैठती जाती है, उसका चुनाव नहीं होता है, ओके। तो आपको लोकतंत्र में दो व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, एक रिपब्लिक, एक राजशाही। तो राजशाही आप लोग समझ गए, देश का प्रमुख होता है, और अगर देश का प्रमुख वंशानुगत होगा तब हम उसे राज्यशाही बोल देंगे, अगर उसका चुनाव होगा तब हम उसको गणतंत्र बोल देंगे। चुनाव किसी रूप में भी हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकता है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो हमने इतनी सारी चीजें एक एक करके कवर कर ली। तो गणराज्य आप लोग समझ गए ना, इसी को रिपब्लिक बोलते हैं, ओके। तो गणराज्य में आप लोग इसी को गणतंत्र भी बोलते हैं। तो गणराज्य गणतंत्र दोनों एक ही है, तो आप लोग समझ गए यहाँ पर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं न्याय की बात। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है, समाज में सामाजिक न्याय का मतलब है कि जातिगत भेदभाव कम हो, महिला पुरुष के साथ भेदभाव कम हो, भेदभाव कम करना, गरीबी कम करना, ओके। गरीबी बेरोजगारी में कमी करना, यही क्या है, सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या है, देखिए आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो आर्थिक स्तर पर जो विषमता है उसको कम किया जाए, मतलब गरीबी को समाप्त किया जाए, यही क्या है, आर्थिक विषमता, आर्थिक न्याय यही है, ओके। तो आप लोग समझ गए, जो आर्थिक विषमता को कम करना ही आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब है राजनीति में जाने का सभी को मौका मिले, मतलब स्त्री पुरुष जातिगत आधार पर सभी को अगर राजनीति में भागीदारी का मौका मिल रहा है तो इसी को राजनीतिक न्याय बोलते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि एक ही जो वर्ग है वो जाकर के राजनीति पर जाकर के बहुत समय से शासन कर रहा है, उसका वर्चस्व है, तो इसको हम लोग राजनीतिक न्याय नहीं बोलेंगे। राजनीतिक न्याय इसी में देखिए, फिर इसीलिए रिजर्वेशन लाया गया कि आप देखेंगे महिलाओं की भागीदारी कम थी, तो उसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोग रिजर्वेशन लाए। तो क्यों लाए, क्योंकि हमें राजनीतिक न्याय देना था ना, इसीलिए हम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन लेके आए, SC ST OBC वालों के लिए अलग से रिजर्वेशन लेके आए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास आपको जनरल में भी देखने को मिलेगा, अब हम रिजर्वेशन लेके आए। तो क्यों लेके आए, क्योंकि हमें न्याय लाना था, किस तरह का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना था। तो इसीलिए आपको देखने को मिले स्वतंत्रता, मतलब विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, ये तो सारी वर्ड आप लोग अच्छे से जानते होंगे। प्रतिष्ठा और अवसर, दो तरह की समानता की बात की गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाला और साथ में बंधुत्व बढ़ाने वाला, इन सारी चीजों को मैंने पहले ही बता दिया। और आपको एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवर सेल्फ का मतलब भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं, तो आप लोग प्रेमबल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या दिया रखा है, किस तरह से दिया रखा है। इस पर हम लोग एक दिन क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी।